तो कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएससी की फ्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो लोग फ्री में तैयारी कर रहे हैं वो मुझे उम्मीद है उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी आपकी जो क्लासेस हैं वो पॉलिटी की चल रही हैं और कल की क्लास में ये अनाउंस किया गया था आपकी हिस्ट्री की क्लास जल्द ही शुरू होगी, तो वो जल्द ही शुरू होने वाली है। आपकी पॉलिटी की कुल 11 क्लासेस हो चुकी हैं और आज ये 12वीं क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क होती हैं और आपको लगातार अब क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, चलिए, आप जो लोग टेलीग्राम पर हमसे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मुहैया कराई जाएंगी। क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है वो फ्री में मुहैया कराया जाएगा। टेलीग्राम पर शेड्यूल क्या होगी क्लासेस की, अगली क्लास कब से हिस्ट्री की शुरू हो रही है, वो भी सारा कुछ आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर और अधिक से अधिक अच्छे कंटेंट का फ़ायदा उठाएं। चलिए, क्लासेस को ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं। और देखिए, आज हम आर्टिकल 20 पर शिफ्ट हो गए हैं। पूरी तरीके से हमने आर्टिकल 19 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था कल के लेक्चर में। आर्टिकल 19 में थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हुआ क्योंकि आर्टिकल महत्वपूर्ण है। वो आर्टिकल किसी भी रूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसी प्रकार से आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल 20 की हम शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 20, देखिए इस आर्टिकल में मोटे तौर पर कुछ बातें कही गई हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के विधि के उल्लंघन, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता है तो कैसे सज़ा मिलती है, कितनी सज़ा मिलती है, ये सारी बातें बहुत घुमा फिरा कर इस आर्टिकल में इसका डिस्कशन किया गया है। अपराध का भी डिस्कशन किया गया है कि सज़ा किस प्रकार से मिलती है, दंड किस प्रकार से दिया जाता है। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो भैया देखिए, आर्टिकल 20 जो आसान शब्दों में अगर आपको बताना चाहूँ तो भैया ये जो है किसी व्यक्ति, मैं पहले आपको बताता हूँ लिखकर, देखिए लिखे, किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन, बात को समझें, विधि के उल्लंघन के आधार पर ही दंडित किया जाएगा यदि ये महत्वपूर्ण है जो मैं लिख रहा हूं, यदि तत्कालीन विधि में उस कार्य को अपराध घोषित किया गया है, अपराध घोषित किया गया है। देखिए इस आर्टिकल में मोटे तौर पे कहा गया कि किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के आधार पर ही दंडित किया जाएगा यदि तत्कालीन विधि में उस कार्य को अपराध घोषित किया गया है। मतलब आप बात को समझें। देखिए, जो हमारा संविधान में, हमारे कानून में, यदि आप कोई ऐसा कार्य कर देते हैं, मान लीजिए यदि आप कोई ऐसा कार्य कर देते हैं और वो जो कार्य आपने किया वो विधि के, यानी कानून को तोड़ रहा है वो कार्य आपका, तो वो कार्य अगर आपको वो दंड उसी आधार पर दिया जाएगा। किस आधार पर? मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया, आपने कोई किसी प्रकार का अपराध कर दिया, तो ये जो अपराध है, विधि का उल्लंघन, आपने कानून का उल्लंघन किया है, तो आपको सजा किस प्रकार से दी जाएगी मालूम है आपको? तो सजा इस आधार पर दी जाएगी जो तत्कालीन कानून बने हैं, यानी कि जो अभी मौजूदा कानून है। ऐसा नहीं है कि नया कानून बना के दे दिया जाएगा, नहीं, अभी तक लिखावट में, हमारी विधि में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून है उस कार्य को अपराध घोषित किया जाएगा उसी आधार पर ही। समझ रहे हैं? नया कानून नहीं बनाया जा सकता, नया कानून बनाकर सजा नहीं दी जा सकती, यानी कि तत्कालीन विधि, अभी जो विधि चल रही है उसी आधार पर ही आपको दंडित किया जाएगा। बात को समझिए। ये मोटे तौर पर अभी निर्भया वाला कांड में जो दोषियों को सजा देने की बात कही जा रही थी, वो सारी चीज़ें इसी आर्टिकल में आएंगी। देखिए, तो क्या है, किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के आधार पर ही दंडित किया जाएगा यदि तत्कालीन जो विधि है, विधि में उसका कार्य को अपराध घोषित किया गया है। यानी कि जो आपने अपराध किया है, यदि आप वो अपराध सजा के तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तत्कालीन कानून में है, तो ही आपको उस विधि के अनुसार क्या किया जाएगा,
क्या किया जाएगा, आपको दंडित किया जाएगा। तो ये शुरुआती जो मोटे तौर पर आर्टिकल 20 का फ्रेमिंग यही है, ठीक है। अब देखिए, ये नोट डाउन करते चले प्लीज़, ये नोट डाउन करते चले, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है और हो भी जाते हैं। देखिए इसी में एक और पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया घटना के बाद विधि बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता। बात को समझें, घटना के बाद विधि बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता है। बात को समझे, अगर कोई ऐसा अपराध आपने कर दिया, मान लीजिए जो हमारे कानून में है ही नहीं, या फिर कानून में है तो बहुत लचीला है, बहुत निम्न, मान लीजिए कि उस अपराध में अपराध बहुत बड़ा है और सजा ना के बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में कहा गया है कि जो घटना के बाद, यानी किसी ने अगर घटना कर दी तो नए तरीके से कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। बात को समझें, घटना के बाद विधि बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं, कानून नया बनाकर नहीं, वही जो कानून घिसा पिटा है या फिर नहीं भी है, जो भी है उसी में आप बसेरा करोगे। नया कानून उसके लिए नहीं बन सकता। बात समझे, नए कानून बनाकर उसको तो सजा नहीं दी जा सकती, बशर्ते अभी आप बना दो तो भविष्य में कोई इस तरह का अपराध करे तो उन्हें तो सजा उस आधार पर आप दे सकते हैं। लेकिन अभी जो हो गया है उस आधार पर तभी सजा मिली जाएगी जब तक उसका क्या जिक्र विधि में है। तो मोटे तौर पर क्या हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को आपराधिक घटना के बाद, बात को समझे, किसी व्यक्ति को आपराधिक घटना के बाद विधि बनाकर, यानी कि कानून बनाकर, विधि बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता, बल्कि, बात को समझे, बल्कि उसे वही दंड दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वही दंड दिया जाएगा जो तत्कालीन विधि में उपलब्ध है। जो बातें मैंने अभी बताई वही आप इसे लिख सकते हैं कि भैया जो आपका आपराधिक घटना है, नया कानून बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता, विधि बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता, बल्कि जो हमारे प्रावधान में है, जो हमें दंड दिया जाएगा, जो तत्कालीन हमारे कानून बने हैं उस पर, उसी आधार पर ही दंडित किया जाएगा। निर्भया हत्याकांड में भी यही सेम चीज़ें हो रही थी और कहा जा रहा था जुवेनाइल जस्टिस की बात कही जा रही थी, तो जुवेनाइल एक्ट की बात कही जा रही थी, उसको इंट्रोड्यूस करने की बात कही जा रही थी। और ये होना भी चाहिए। अगर 16 साल की उम्र में किसी ने अपराध कर दिया, 18 साल से मान लीजिए 1 महीने कुछ दिन कम है उस पर किसी ने अपराध कर दिया, तो ये कुछ लूप होल्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जिस पर बात कही गई, जिस पर विचार किया गया। तो ये सारे आर्टिकल 20 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब देखिए एक और कंडीशन है, मैं इसे इरेज करता हूँ, एक और कंडीशन है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, इसी आर्टिकल के अंतर्गत है, महत्वपूर्ण कंडीशन है कि अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, मान लीजिए कि कोई ऐसी कंडीशन आती है कि किसी विधि का निर्माण, मान लीजिए किसी कानून का विधि कानून का निर्माण मान लीजिए आज आपकी 22 दिसंबर को किया जा रहा, 22 दिसंबर 2022 को किया जा रहा है, मान लेते हैं 2022 को किया जा रहा है, ठीक है। और विधि को लागू मान लीजिए कर दिया गया आपका 5 दिसंबर 2021 को। आप बात को समझे, किसी कानून का निर्माण अभी किया जा रहा है, मान लीजिए ये अभी किया जा रहा है, और किसी कानून का निर्माण अभी मान लीजिए किया जा रहा है और
विधि को लागू जो है वो पहले ही कर दिया गया, मान लीजिए 1 साल पहले ही कर दिया गया और अब निर्माण अब हो रहा है लेकिन लागू पहले ही कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यानी कि विधि पहले लागू हो जाए और विधि का निर्माण उसके बाद हो, तो इस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड, एक मिनट, दिस इज कॉल्ड एक्स, क्या कहते हैं इसे? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, इसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे हम, हिंदी में इसको कहेंगे भूतलक्षी विधि। ठीक है, भूतलक्षी विधि। बात को समझे जो मैं बताना चाह रहा हूं, यानी कि हम और शब्दों में कह सकते हैं कि विधि पहले लागू हो जाए, आसान शब्दों में पहले लागू हो जाए और विधि का निर्माण बाद में हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, भूतलक्षी विधि। अब ये जो भूतलक्षी विधि है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज भी हैं। ठीक है, मतलब ये जो आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, यानी कि भूतलक्षी कानून है, विधि है, वो आपराधिक मामलों में ये इसका निर्माण नहीं हो सकता। बात को समझे। अब कोई कह दे कि निर्भया हत्याकांड में अगर ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लागू किया जाता तो नहीं, क्योंकि ये आपराधिक मामले थे और साफ ये कहा गया है कि आपराधिक मामलों में, आप लिख लें एक पॉइंट बनाकर कि आपराधिक मामलों में ये जो कानून है वो लागू नहीं होता, यानी कि निर्माण नहीं किया जा सकता, लागू नहीं होता आपराधिक मामलों में। ठीक है, सिविल मामलों में, आपके डोमेस्टिक मामलों में तो ये लागू हो जाएगा, लेकिन जब भी क्रिमिनल वाला मामला हो, फौजदारी जैसे मामले आते हैं, आपराधिक मामले आते हैं, तो ये भूतलक्षी विधि जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है आपका, भूतलक्षी विधि, वो लागू नहीं होती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन इसको कर लें, और इंपॉर्टेंट टर्म भी है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और इसी में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको शेयर कर दूं कि व्यक्ति को, इसी में कहा गया है, देखिए इसमें यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाएगा जितना तत्कालीन विधि में उल्लेखित है। बात को समझें, व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाएगा जितना तत्कालीन विधि में दिया गया है। बात को समझे, इसका ये मतलब हुआ, ऐसा ये नहीं है कि मान लीजिए मान लीजिए सोनू नाम के व्यक्ति ने अपराध कर दिया, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो अपराध है वो बहुत जघन्य अपराध है, और कानून कहता है, अगर वर्तमान में हमारा कानून कहता है इसके लिए 6 महीने ही सजा है, और अब लोग विचार करें यार इतनी जघन्य अपराध के लिए 6 ही महीना, ऐसा नहीं है, इसके लिए तो ज़्यादा सजा होनी चाहिए। तो बात यह है, आप भविष्य में कानून बनाकर इसको सजा की जो अवधि है बढ़ा सकते हैं, लेकिन सोनू को अभी 6 ही महीने की सजा होगी इसके लिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो तत्कालीन कानून है, विधि है, वो कहता है कि 6 महीने की सजा। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि किसी भी अपराध के लिए, ABCD किसी अपराध के लिए अगर कोई अपराध कर देता है तो उसको जो है, उस व्यक्ति को उतने ही दंड दिया जाएगा जितना तत्कालीन विधि में दिया गया है। ठीक है, उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो क्लॉज है इसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें और भी पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स और भी दिए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है आपका कि किसी व्यक्ति को, बात को समझे, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार या उससे अधिक अभियोजित सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, मतलब मैं एक बार और इसको लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार या उससे
उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। यानी कि अब बात को समझिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने हत्या जैसी जघन्य करतूत को अंजाम दे दिया, तो भैया उस व्यक्ति को 302 के तहत उस व्यक्ति को अगर एक बार ही सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि 10 हत्याएं की हैं तो 10 हत्याओं के लिए 70 साल या फिर कुछ भी। मतलब कहने का मोटा मोटा तात्पर्य ये है, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है। एक ही उसको, ये बात अलग है कि डिफरेंट मामलों में, अलग अलग मामलों में अलग अलग सजाएं मिल सकती हैं, लेकिन सेम अपराध के लिए एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए, यानी कि सेम अपराध के लिए, अगर मान लीजिए हत्या का मामला है, कहीं फिरौती का मामला है तो वो अलग हो जाता है, लेकिन हत्या के मामले में मान लीजिए तो हत्या के मामले में उसे एक बार ही सज़ा दी जाएगी, 2 उससे अधिक सज़ा उसे नहीं दी जा सकती, ठीक है। फिरौती का मामला उसी में उसके साथ चल रहा है तो वो अलग है, लेकिन फिरौती के मामले में भी 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। तो ये क्या है, कुछ आपके क्लॉजेज हैं जो आपके इस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो विधि है आपकी, ये जो विधि है एक कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार या उससे अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती, इसका ये हमने अमेरिकन लॉ से लिया गया है, यानी कि हमने ये अमेरिकन विधि से लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिकन विधि से लिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, वहाँ कहा जा सकता है दोहरे दंड। दोहरे दंड से हम इसे जानते हैं, इसे दोहरा दंड कहते हैं। मतलब न्यायपालिका को 2 बार दंड दे, यानी कि सेम ऑफेंस के लिए न्यायपालिका 2 बार दंड दे, तो ये दोहरे दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो आपका ये इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपके इस आर्टिकल में एक पॉइंट को और डिस्कस करता हूँ जो कि इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक लंबे सफ़र पर हम निकल जाएंगे। बहुत लंबा आर्टिकल, जीवन का अधिकार आ जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा वो आर्टिकल। चलिए, इसी 20 में ही आपको एक बातें और कही गई हैं कि भैया इसमें ये कहा गया है कि अपने विरुद्ध गवाही नहीं देने पर विवश नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा या फिर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब आप अगर कोई भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को अगर पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस उस व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए क्या कर सकती है? विवश नहीं कर सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, पुलिस कस्टडी में उसने अपने जो अपना विधि का उल्लंघन किया है उसको अगर कबूल करता है पुलिस कस्टडी में, और जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए उसे, तो वो साफ अगर कह देता है कि पुलिस ने फोर्स कर ये जो बयान है दर्ज कराए हैं, तो ये बिल्कुल क्या है? इल्लीगल है। ये साफ साफ कहा गया है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, या फिर उसके अपने के विरुद्ध ही साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्या नहीं किया जाएगा? विवश नहीं किया जाएगा। तो ये आपका आर्टिकल 20 मोटे तौर पर रहा। इस आर्टिकल में बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ पढ़े जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब जो आपका अगली क्लास होगी वो लंबी होगी, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाता है। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ देता है, इससे घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भरे पड़े हैं इसमें। आपके बहुत से जजमेंट हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के, जो कि
आपके भरे पड़े हैं इसमें। तो ये जो क्लास है वो आपकी अगली क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, लोगों तक व्हाट्सएप पे शेयर करें। इंस्टाग्राम पर अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के लिंक में इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, जाइए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़े, टेलीग्राम की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने जो दुविधाएं हैं उसका समाधान पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।